हार्ट डोनर अवेलेबल ना होने की वजह से मुझे उनको गंवाना पड़ा। मैं हूँ सुषमा, मिलिंद कुड़ेकर वाइफ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मिलिंद कुड़ेकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्ट्रॉन्ग, स्टाउट, हेल्दी ऐसे ही थे। कभी पता नहीं था कि इस टाइप का सिचुएशन उन्हें फेस करना पड़ेगा। उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हार्ट ट्रांसप्लांट मेरा हो जाएगा, मैं दोबारा बहुत अच्छा काम कर लूँगा। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन माने पूरी लाइफ ही चेंज होने जैसा है दूसरा, क्योंकि हार्ट से ही पूरा शरीर बनता है। उसको ही ट्रांसप्लांट करना है, मैंने पूरी जिंदगी दूसरी लेनी है। और उसमें वो करते समय क्या होगा, 50-50 चांसेस। इसीलिए वो एक थोड़ा जो डर था वो सबके मन में था, मगर हम लोगों ने उस पर भी काबू पाके ठीक अभी करेंगे। हार्ट डोनर अवेलेबल ना होने की वजह से मुझे उनको गंवाना पड़ा। साल पहले जब ये फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड स्टार्ट हुआ, ये कार्डियक हॉस्पिटल के तौर से स्टार्ट हुआ और इतने साल में हमने कई पेशेंट्स को हर तरह के कार्डियक बीमारी के लिए इलाज किया था। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते एक चीज़ था ट्रांसप्लांट, जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट है कार्डियक साइंसेस में, वो हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं थी। और हमने देखा बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनको कार्डियक ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी और इधर अवेलेबल ना होने की वजह से या तो वो आउट ऑफ बॉम्बे, आउट ऑफ महाराष्ट्र या आउट ऑफ इंडिया जाते थे। तो ये बहुत हमको लगता था कि पेशेंट को ये कंप्लीट ट्रीटमेंट इसी हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। हार्ट ट्रांसप्लांट करने की उम्मीद तो थी। हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए दिमाग में साइक्लोन जैसे, बादल जैसे आते थे जाते थे। हमारी कई मीटिंग हमारे ग्रुप में होती थी और शुरू कहाँ से करना है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। उसको मैं बताऊंगा कि मैं पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हम इधर कर रहे हैं, तो वो राजी होगा या नहीं होगा। अगर राजी भी हो, मान भी जाए, क्योंकि वो मौत की बेड पे सोया है, तो इस हालत में
उसको ऑर्गन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऑर्गन डोनेशन का जो अवेयरनेस है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने की सख्त ज़रूरत थी। जब तक हमको कोई डोनर ना मिले हम हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते। डोनर के लिए ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस करना था, तो वो एक पूरा प्रोजेक्ट डॉक्टर मूले के साथ एज अ हॉस्पिटल उस पर काम किया। कंट्री में हमारे सिर्फ एक अस्पताल है साउथ में, फोर्टिस मलर, जहाँ पे ये ट्रांसप्लांट होते हैं। सो टू डू समथिंग लाइक दिस वाज अ बिग ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। कुछ ऐसे पेशेंट्स आए जो प्रोस्पेक्टिव रेसिपिएंट्स थे, जिनके लिए हम कहीं डोनर फाइंड नहीं कर सके। वी लॉस्ट दोज पेशेंट्स, तो ये हमको बहुत दुख वाली बात थी। अगस्त 3, 2015 हमको फर्स्ट अलर्ट आया था हमारे हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। डॉक्टर मूले छुट्टी पे थे और वो फैमिली से मिलने गए थे। उस दिन हमको खबर मिली कि पूना में एक ऐसा पेशेंट है जो जिसकी फैमिली ऑर्गन डोनेट करने को तैयार है, और हमारे यहाँ एक ऐसा यंग लड़का था, रेसिपिएंट था, जो ट्रांसप्लांट के लिए रेडी था। फर्स्ट पेशेंट वाज अनवर खान, जो हमारा रेसिपिएंट था। ही वाज फ्रॉम बदलापुर। कई सारे सवाल थे, कौन जाएगा उधर ऑर्गन रिट्रीव करने, वो ऑर्गन हम इधर लेके कैसे आएंगे, इधर कौन सा टीम काम करेगा। सो देयर आर 4-5 टीम्स व्हिच वर्क साइमल्टेनियसली। एक टीम होती है जो डोनर के साथ कंसेंट दे रहा है डोनेशन के लिए, उसके साथ काम करे। दूसरी टीम होती है जो ग्रीन कॉरिडोर, एयर ट्रांसफर और हार्ट को लाने के लिए काम करती है, दैट्स अ सेकेंड टीम। थर्ड टीम इज द डॉक्टर्स टीम, द सर्जन्स टीम, जो ओटी में रेसिपिएंट के साथ होते हैं। जिसका हार्ट खराब हुआ है उनको ओटी में ट्रांसफर करना, वो सर्जरी करना, दैट्स वन टीम। एंड द फोर्थ टीम इज जो हार्ट वहां से लेके आ रहे हैं। सो देयर आर 4 टीम्स साइमल्टेनियसली वर्किंग, और ये सारा पैरेलली कोऑर्डिनेशन होते रहता है। होता ऐसा है कि जब कॉल आता है ट्रांसप्लांट का, सोशल वर्कर हमारा संतोष, ही गेट्स अ कॉल फ्रॉम ZTCC। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की एजेंसी है जो बॉम्बे में जो देखती है उसको ZTCC बोलते हैं, जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी। उसी तरह रीजन की रोटो बोलते हैं, स्टेट की सोटो बोलते हैं, और नेशनल जो है नोटो बोलते हैं। तो हमारा जो कनेक्शन थ्रू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है वो ZTCC की तरफ से। तो ZTCC को कॉल आता है कि ये फलानी जगह पे ये बंदा ट्रांसप्लांट के लिए अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहता है। फिर हम लोग एक्टिव होते हैं। वो टाइम कभी भी हो सकता है, सुबह हो सकता है, रात के 12 बजे हो सकता है, कभी भी हो सकता है। एंड वी हैव टू बी ट्रेन्ड लाइक आर्मी पीपल। एटलीस्ट जो रिट्रीवल टीम है उसको 24/7 स्टैंड बाई पे रहना होता है। हमारे पास समय बहुत कम होता है। हार्ट ट्रांसप्लांट इज अ रेस अगेंस्ट टाइम। समटाइम्स वी वर्क इवन 48 आवर्स थ्रू आउट द नाइट, 24 आवर्स, 48 आवर्स। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक ही होता है कि हमको 4 घंटे के अंदर वापस आना है। ये डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, टेक्निकल टीम के लिए चैलेंज है। पहले एयर ट्रांसफर होता है, बाद में ग्रीन कॉरिडोर अरेंज किया जाता है, जहाँ पे पूरी मुंबई की ट्रैफिक पुलिस और जहाँ से भी हार्ट आता है वहाँ की ट्रैफिक पुलिस, बोथ दीज ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट्स हैव टू अलाइन विद ईच अदर। उनको एक साथ काम करना होता है और बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ the heart has to be transferred from one destination to the another. सुबह 9 बजे के बीच मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि तुझे एयरपोर्ट से एक ऑर्गन लेके आना है और कम से कम टाइम में लेके आना होगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि मुंबई का ट्रैफिक और ऊपर से पीक आवर, इसको रोकना मुश्किल था। किससे पर बात करूँ, किससे परमिशन लेना होगा, कोई भरोसा करेगा नहीं करेगा, यहाँ से सवाल थे। मुंबई ट्रैफिक का मुझे बहुत अच्छी तरह सपोर्ट मिला। उन्होंने हर लेवल पे बिना कुछ रोके मुझे परमिशन दी और फिर हम लोग वहाँ से हार्ट लेके आए। जिसे हम लोग ने सोचा था कि 45 मिनट्स में करेंगे, वो हम लोग ने 19 मिनट्स में किया। और उस दिन शायद मुंबई पुलिस और मुंबई ट्रैफिक के 400 से ज़्यादा लोग रोड पे खड़े थे जो हमारे लिए रास्ता क्लियर कर रहे थे। और ये ग्रीन कॉरिडोर फर्स्ट टाइम इस तरह बनाया गया। इट्स अ बिग टीम एफर्ट, ग्रेट टीम एफर्ट। मतलब ऑफ कोर्स लेड बाय वन पर्सन। हम हमेशा बोलते हैं कि शिप के लिए एक कैप्टन की ज़रूरत होती है जो पूरे अपने क्रू को लीड करे। तो हमारे लिए डॉक्टर मोड़े हमारे टीम लीडर थे और उनके डायरेक्शन में हमने अपना रोल निभाया। वो विमान जो पूना में आ गया था वो 1:50 को, तो 20 मिनट हम रेसलेस थे कि अभी आएगा नहीं आएगा, करेगा नहीं करेगा। जब वो नीचे आ गया और फोन लगा तो बोला हाँ आई एम रेडी। तो बोला नहीं, तुम गेट योरसेल्फ फ्रेशन अप, ईट समथिंग, कम इन योर एयरपोर्ट, तुम्हारे विमान में बैठो और फिर चालू करो, इंजन चालू करो और फिर हमें बताओ कि हम रेडी हैं। वैसा ही एम्बुलेंस ड्राइवर पुणे में था उसको बताया, वैसा एम्बुलेंस ड्राइवर जो एम्बुलेंस जो एयरपोर्ट मुंबई में थी उसको बताया और फिर हमने वो हमारा फोन स्विच ऑफ कर दिया।
मेरे हिसाब से उस दिन हमने हिस्ट्री क्रिएट किया। हमने महाराष्ट्र में हिस्ट्री क्रिएट किया हॉस्पिटल के लिए, और मोर इम्पॉर्टेंटली पेशेंट्स के लिए, जिनके लिए ये चारा नहीं था कि ये हार्ट फेलियर में आगे क्या होगा, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हमने इधर क्रिएट किया। और जब मैंने वो स्विच ऑन किया फोन, तो व्हाट्सएप का जो मैसेजेस रहते हैं ना, वो एक 5000 के फटाके की वो लगाते हैं ना लड़, वो पड़ 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 पड़, वैसा वो आवाज होके मेरा फोन का बैटरी पूरा बंद हो गया। तब से हार्ट फेलियर क्लिनिक के अंदर बेसिकली हार्ट जिनका फेल हो जाता है उस तरह के पेशेंट्स आते हैं। वजह बहुत अलग अलग रहती है, किसी कोई वायरल फीवर के बाद है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद है, कोई बाईपास के बाद है, कोई हार्ट अटैक के समय अगर सही समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए तो जो हार्ट में मसल में परमानेंट डैमेज होता है उसकी वजह से है। प्री प्रेगनेंसी सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके कारण परमानेंट डैमेज हो सकता है। ऐसे हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को यहाँ पे काउंसलिंग करने के बाद, काउंसलिंग में हमारा काम ये रहता है कि उनको ये बताना पहले कि ट्रांसप्लांट क्या प्रोसीजर है, डोनर क्या होता है, ZTCC क्या होती है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा उनका, और ट्रांसप्लांट का प्रोसेस क्या होगा। ट्रांसप्लांट के लिए पहले उनको यहाँ पे 3-4 दिन हम एडमिट करते हैं। उनका जो हाथ पैर का, हृदय का, फेफड़ों का, गुर्दे का जो सूजन होता है वो निकालते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ये हार्ट ट्रांसप्लांट की रजिस्ट्रेशन से पहले किया जाने वाला प्रोसीजर है। इसको हम लोग बेसिकली कार्डियक ट्रांसप्लांट वर्कअप बोलते हैं। इसके लिए पेशेंट 4-5 दिन यहाँ एडमिट होता है, और वर्कअप होने के बाद जब रिजल्ट्स आ जाते हैं तो पूरी टीम बैठ के डिसाइड करती है कि किस फेज में है पेशेंट। अगर विलिंग रहता है उसके बाद ZTCC के पास, जिसको जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं। उसके बाद पेशेंट घर चला जाता है। वहाँ से लेके जब तक उसका ट्रांसप्लांट नहीं होता है तो हम टच में रहते हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हो जाए एंड वी लूज द पेशेंट। एक बड़ी टीम है जो पेशेंट के साथ चलता है, और हमें हमेशा ही पेशेंट को कहता हूँ कि हमारा जो ये प्रोसेस है एक बड़ा जंग के जैसा है, और जंग के कैप्टन जो है पेशेंट खुद रहते हैं, और हम लोग सब उनके सोल्जर्स हैं, उनके सिपाही हैं। और जितना स्ट्रांग पेशेंट रहता है, जितना कोशिश करेगा वो, उतना जल्दी हम ये जंग जीत पाएंगे। भारत सरकार ने 1994 में जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट लाया है, उसके अंतर्गत ब्रेन डेथ को ये लीगल फॉर्म ऑफ डेथ करके माना गया है। ब्रेन डेड डोनर के कंसेप्ट जो है हमारे देश में इतना स्ट्रांग नहीं है, इतने लोग नहीं जानते उसके बारे में कि किस तरह से ब्रेन डेड क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरह से हम लोग ऑर्गन जो कैडेवर डोनर है उसको किस तरह से हम लोग सर्टिफाई करते हैं। ये जो ब्रेन डेथ जो है वो एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में हमको दिखता है, जिनको कि ICU एडमिट किया गया है और जो कि लाइफ सपोर्ट पे है। और लाइफ सपोर्ट का मतलब है कि वेंटिलेटर है, ब्लड प्रेशर के सपोर्ट्स लगे हुए हैं, और भी कोई चीज समझो किसी पेशेंट को डायलिसिस भी लग रहा है। पर इन पेशेंट्स में मुख्यतः ब्रेन जो है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, और पेशेंट जो है आर्टिफिशियली सपोर्टेड रहता है उनके ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के लिए, जबकि पेशेंट खुद जो है वो डेड हो गया रहता है। हम जब पैदा होते हैं तब हम बोलते हैं कि मेरा जन्मदिन है। इसी तरह जब हम आखिरी सांस लेते हैं तो हमारी मृत्यु होती है। मगर आखिरी सांस जब लेते हैं तब हमारे मेंदू को, भेजे को ऐसी जगह पे मार लगता है या ईजा होती है, उसके बाद मेरा सांस लेने वाला जो सेंटर है मेंदू में से वो बंद हो जाता है। सादी भाषा में बोलूं तो ये मेन स्विच है बॉडी का। अगर ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो हर ऑर्गन जो है, बाकी के ऑर्गन्स जो है वो बंद पड़ने वाले हैं, बस उसका टाइम अलग अलग है। जैसे कि हम फांसी चढ़ाते हैं, मगर फांसी चढ़ाने के बाद भी कुछ टाइम हमारा दिल चालू रहता है। इसके लिए न्यायालय ने कहा है कि मरने तक फांसी की सजा। ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, एक बड़ा हिस्सा होता है जिसको हम लोग बड़ा ब्रेन बोलते हैं, छोटा हिस्सा होता है जिसको हम लोग छोटा ब्रेन बोलते हैं, और पीछे जो है, नीचे जो है रीढ़ की हड्डी में उसका प्रोग्रेशन होता है। तो ये 3 पार्ट्स जो है वो ब्रेन के हैं। जब पेशेंट का जो जन्म होता है, आपका मेरा जो जन्म होता है, उस वक्त हम लोग जो रिफ्लेक्सेस, उस वक्त हम लोग जो चीजें लेके पैदा होते हैं वो सब छोटे ब्रेन से आती है। मतलब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अगर आप छोटे बच्चे के मुंह में भी उंगली डालेंगे तो उसको अचानक खांसी आएगी, उल्टी होगी। उसकी आंखों में अगर आप टॉर्च मारोगे तो उसकी पुतली जो है, आपकी पुतली जो है सिकुड़ेगी या बंद चालू ऊपर नीचे होगी।
सांस लेने को खुद ब खुद सीखता है बच्चा, उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है। हम लोग जब सोते हैं तभी अपनी सांस रुकती नहीं, अपनी सांस चलते रहती है। ये जब सब जो फंक्शंस है वो हमारे छोटा ब्रेन कंट्रोल करता है, और जो छोटा ब्रेन अगर काम नहीं कर पाता है तो ये जो फंक्शंस है सब बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शंस हम लोग माँ की पेट से, माँ के गर्भ से लेके पैदा होते हैं, अगर वो फंक्शंस बंद हो जाए तो अपना ब्रेन पूरी तरह से बंद है। बाकी के जो हर फंक्शन है, उदाहरणार्थ कि चलना बोलो, बोलना बोलो, मेमोरी बोलो, राइटिंग बोलो, बात करना बोलो, ये हम सब सीखते हैं। इन चीजों को हम लोग पैदा होते हुए नहीं कर पाते हैं। इन चीजों को हम जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे सीखते हैं। तो ये सब बड़े ब्रेन के फंक्शंस है। बड़े ब्रेन का फंक्शन का इतना महत्व नहीं है, पर जो हमारी पूरी जो चेतना है, पूरा हमारा जो लाइवलीनेस है, पूरा हमारा जो अस्तित्व है, ये पूरा छोटे ब्रेन के ऊपर है। तो इसको हम लोग ब्रेन स्टेम बोलते हैं मेडिकल भाषा में। इस प्रकार की भेजे को ईजा होके, मार लग के या जख्म होके जब हमारी मृत्यु होती है तब दिल 2-3-4 दिन चालू रहता है। एक बार पेशेंट ब्रेन डेड हो जाए तो आज तक दुनिया में एक भी ऐसी घटना नहीं है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, एक भी ऐसा पेशेंट नहीं है जिसका कि पूरी तरह से नियमों के हिसाब से अगर 2 बार ब्रेन डेड टेस्टिंग हुआ हो, उसके बाद उसका कोई भी जिंदा रहने का कोई भी उसका चांस बचा हो। अगर ये ऐसा हो रहा है तो क्यों ना उसके हार्ट, लिवर और किडनी तब तक हम यूज करें, उसका फायदा दूसरे को दे दें। एक ही पेशेंट से मिले हुए ऑर्गन से कम 7 से लेकर 9 लोगों की जिंदगी में असर पड़ सकता है, उन प्रभाव पड़ सकता है, उनकी जिंदगी बच सकती है। एक ब्रेन डेड पेशेंट ने जब डिसाइड किया कि उसको डोनेशन करना है, उसके बाद वो ऑर्गन कहाँ जाएगा, किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वेटिंग लिस्ट के हिसाब से डिसाइड करती है। उसमें हमारा या हमारे हॉस्पिटल का किसी भी डॉक्टर का या कोई भी और हॉस्पिटल के किसी भी डॉक्टर का कोई रोल नहीं रहता है। बेसिकली ब्लड ग्रुप वाइज लिस्ट होती है कि अगर बी पॉजिटिव के अंदर कोई पेशेंट सबसे पहले रजिस्टर हुआ तो आइडियली उसको दिया जाता है। अदर देन अगर कोई पेशेंट आपका सिक है, काफ़ी बीमार है, जो आईसीयू में भर्ती है या बार बार भर्ती हो रहा है, या फिर वेंटिलेटर पे है या एलवैड पे है, या फिर अरिथमियाज आ रहे हैं जिनको अर्जेंट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, फाइनल फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है उसका, वापस उसका वीडियो कंसेंट लिया जाता है। हम लोग जब कंसेंट लेते हैं या बताते हैं तभी हम लोग को ये बताना पड़ता है कि इनकी मृत्यु की शक्यता 4 से 5% है। उनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेशन यानी इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए जो ड्रग्स है वो लेने पड़ेंगे। वो ड्रग्स का उनके बॉडी के हर ऑर्गन पे, किडनी पे, लीवर पे, दिमाग पे असर पड़ सकता है। वो जो मेडिकेशंस है उनसे इन्फेक्शन होना, टीबी होना, फंगल इन्फेक्शन होना, ये सब की रिस्क रहती है जिनको उनका ख्याल रखना है। जो हार्ट डोनर का हम ला के रेसिपिएंट में लगाते हैं वो बेसिकली बाहर का हार्ट है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने की वजह से वो हार्ट रिजेक्ट नहीं हो जाए, इसीलिए इम्यूनोसप्रेशन दिए जाते हैं। और इनका कॉस्ट करीबन मोटा 13 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ आता है, जो कि इनको रोज़ लेनी पड़ती हैं लाइफ लॉन्ग। ये सब चीज़ें उनको समझाई जाती हैं ताकि उनको पता रहे कि वो क्या करने वाले हैं और उसका इफेक्ट और बेनिफिट और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उनको पता रहे। तो हार्ट ट्रांसप्लांट का सक्सेस देखा जाएगा तो 80% लोग 12 साल के बाद जीवित रहते हैं और अच्छा रहता है। वही लंग ट्रांसप्लांट और हार्ट लंग ट्रांसप्लांट में ये 70% 5-6 साल तक है। जो इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज रेट है, सर्वाइवल रेट्स है, वो अभी भी आर नॉट दैट फुलफिलिंग के बोला जाए कि पूरा नॉर्मल हो जाए जिंदगी। They can have a normal lifestyle but with a little bit of limitations of medications. हम तैयारी करना चालू करते हैं कि किस तरह से हम जल्दी से जल्दी रिट्रीवल की जगह पे पहुंचे। हम कॉल करते हैं वहाँ पे उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टर को, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो ऑर्गन कैसा है। हार्ट है तो उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, उसको यूरिन आउटपुट कितना है। बेसिकली हम जो हार्ट देने वाले हैं वो एक मरे हुए आदमी से निकाल के एक मरते हुए आदमी को देने वाले हैं। हमको वो हार्ट बेस्ट कंडीशन में पहुंचाना है, तो जो बेस्ट हार्ट होता है हम वही ले सकते हैं। उसमें हम किसी भी तरह का कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जाने के बाद वहाँ पे जो पेशेंट देखते हैं, जो डोनर है, हम लोग सब चीज़ें वापस एक बार चेक करते हैं। राइट फ्रॉम द ब्रेन डोनेशन का जो सर्टिफिकेट है, पेशेंट का कंडीशन कैसा है, जो डोनर हम लोग को बताया गया था वो वही कंडीशन में है या नहीं है। आंखों की नमी को तो हम कभी नकार ही नहीं सकते हैं। उससे बड़ा बलिदान तो कुछ हो ही नहीं सकता है जो उनके साथ हुआ है और जो दान उन्होंने किया है। आपकी बहन आज उसको जिंदा करके जाएगी, लीवर वाले को जिंदा करके जाएगी। तो एज अ फैमिली, एज बड़ा परिवार हम लोग जो कर रहे हैं ये चीज़ अब वो अमर हो गई।
फिर से एक बार डोनर को थैंक यू बोलना भी हमारा काम है। तो हम पेशेंट को शिफ्ट करने के पहले एक प्रेयर करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं। पेशेंट को एनेस्थेटिस्ट के सहारे ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है। उस टाइम पे ये भी कोऑर्डिनेट करते हैं कि अगर दूसरे ऑर्गन की रिट्रीवल है, जैसे लीवर या किडनी है, तो उनकी भी टीम को तैयार होके हमारे साथ ऑपरेशन थिएटर में रहना ज़रूरी है। ये सब होने के बाद पेशेंट की सीना खोल के हार्ट या लंग इनका असेसमेंट करते हैं। देखते हैं कि जैसे ऑपरेशन के पहले के इन्वेस्टिगेशन में जैसा है वैसा ही हमें देख के ठीक लग रहा है कि नहीं। कभी कभी ये वक्त पे भी हम लोग को लगा कि कुछ अलग है या हम लोग पहले कुछ मिस कर गए और ये नया फाइंडिंग है, तो वो मेन टीम के साथ डिस्कशन करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि ऑर्गन रिट्रीव करना है या नहीं करना है। 3-4 बार पेशेंट आते हैं जाते हैं। और जब ऐसा हुआ कि हमने ट्रांसप्लांट पेशेंट के लोग बुलाया, ऑपरेशन थिएटर में लिया और ऐसा समझा कि वो हार्ट खराब है, अच्छा नहीं है, तो हम उसको बाहर निकाला। वो बहुत रोए। ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट है ना, वो इतने उनको सांस नहीं ले सकते। जो सांस जो हम सब सांस के पुतले हैं, हम सब लोग सांस के पुतले हैं। और ये सांस लेते रहते तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि तुम कितने बार सांस लिया, कितने बार नहीं लिया। गिनते में मगर वो हर एक सांस गिनते हैं। उनको मालूम है कि ये मेरा आखिरी सांस हो सकता है। सांस लेने में उनको इतनी तकलीफ होती है क्योंकि जो हार्ट जो वीक है, पंप जो वीक हुआ है, वो अब पंप जो हार्ट जो अपना बदन का खून जो है वो आगे नहीं ढकल सकता है, वो फफेड़े में जम जाता है। जो फफेड़े में जम जाता है ब्लड खून, तुम एक स्पंज लो, पानी में डालो, वो हेवी होता है, उसमें तुम हवा कैसे डालेंगे? मेरा फफेड़ा स्पंज जैसा, पानी में डाले हुए स्पंज जैसा हेवी हो जाता है क्योंकि हार्ट जो दिल है वो आगे ब्लड पंप नहीं कर सकता है, तो उसमें सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। वो हर सांस में वो झगड़ते हैं और इसके लिए उनको इतना बुरा लगता है, वो रोने लगते हैं, तब बहुत बुरा लगता है कि उसका हार्ट नहीं मिला। Until and unless we are 200% sure कि हार्ट जो दे रहे हैं which is going to give उस रेसिपिएंट की जिंदगी का अगला 5 साल 10 साल जो भी होता है वो इवेंट फ्री, तब तक हम लोग वो हार्ट नहीं लेते। डिसीजन ले लिया कि ये ऑर्गन हम लोग रिट्रीव करेंगे, तो दूसरी टीम जो रेसिपिएंट साइड में है वो अपना काम शुरू कर देती है। ये प्रोसीजर करने के टाइम पे वही ख्याल रहता है कि जैसे डिसाइड किया गया है उसी तरीके से वो ऑर्गन निकाला जाए, अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया जाए और ट्रांसपोर्ट किया जाए 1 या 2 घंटे में, जैसा लॉजिस्टिक है उसके हिसाब से, ताकि हम लोग पूरा जो ऑपरेशन है मीन्स यहाँ से हार्ट निकाल के जब रेसिपिएंट में जाके हार्ट लगाएंगे तो वो पूरा प्रोसीजर 4 घंटे के अंदर कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर उसको थोड़ा भी टाइम ज़्यादा लगता है तो उसके हिसाब से रेसिपिएंट के जान का खतरा या ऑर्गन को प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ने लगता है। तो जब हम प्रोसीजर करते हैं तो उसमें मेन यही रहता है कि वो जल्दी हो मगर जल्दबाजी में ना हो। ऑपरेशन करीबन 7 से 8 घंटे चलता है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे वो करीबन ऑन एन एवरेज 7 से 8 दिन या 10 दिन रहता है। 1-2 दिन के बाद जब पेशेंट को होश आता है या जब ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है, यूरिन आउटपुट अच्छा रहता है और सब ब्लड के पैरामीटर्स लैब्स जब अच्छे रहते हैं तो पेशेंट के मुंह से नली निकाल देते हैं, वो खुद सांस ले सकता है। धीरे धीरे उसके हार्ट को सपोर्ट करने वाली जो दवाइयाँ हैं उनको बंद कर दिया जाता है और पेशेंट को चलाया फिराया जाता है। ये सब करने में करीबन 7-8 दिन जाते हैं। उसके बाद फिर पेशेंट वार्ड में चला जाता है। वार्ड में वो करीबन 1 हफ्ता रहता है, जहाँ पे हम लोग उसको इंकरेज करते हैं कि वो अपनी लाइफस्टाइल की तरफ वापस चला जाए, फिजिकल एक्टिविटी
कॉरिडोर में वॉकिंग करना, फिजियो करना, स्टेयर्स अप एंड डाउन करना, एग्रेसिव फिजियो करना, जख्म देखा जाता है और बेसिक इन्वेस्टिगेशंस वापस की जाती है। तो आईसीयू का स्टे अच्छा रहा आपका और कुछ दवाइयाँ वगैरह भी सब सेट हो गई, सब इन्वेस्टिगेशंस भी आपके नॉर्मल हैं। पोस्ट डिस्चार्ज के बाद जो आप घर पे करने वाले हैं ये 3-4 फेजेस में डिवाइडेड है। एक तो योर बेसिक लाइफस्टाइल, दूसरा आपका मेडिकेशंस, तीसरा आपका खाना, चौथा आपका लाइफ आगे की, एंड फिफ्थ विल बी आप यहाँ कब आएंगे। तो आपका बेसिक लाइफ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, पहले 6 महीने के लिए आपको घर पे ही रहना है, घर का ही खाना खाना है, बाहर से कुछ नहीं लाना है। जितना ज़्यादा प्रोटीन आप दे सकते हो अगले 6 महीने में इनको दो, क्योंकि ये 6 महीने में जो रिकवरी होगी वो पूरी ज़िंदगी इनके साथ रहेगी। आपको मास्क लगा के रहना है, जो कोई भी इनको छुएगा वो बैक्टोरम लगा के छुएगा, इनसे बात करेगा। बाकी आप डाइनिंग रूम में आके बैठ सकती हैं, टीवी देख सकती हैं, सबके साथ खाना खा सकती हैं, बट थोड़ा सा दूर रहना है आपको पहले 6 महीने तक। अभी आप यहाँ से जाएंगे तो आपको 3 तरह की दवाइयाँ दी जाएंगी। एक तो इम्यूनोसप्रेशन है, दूसरा एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, और तीसरे सपोर्टिव मेडिसिन है, प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल। तो ये दवाइयाँ धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम साल भर के अंदर खत्म होते होते सिर्फ 3 रह जाएंगी। ट्रांसप्लांट के बाद सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है वो रिजेक्शन है, इन्फेक्शन और रिजेक्शन। पूरे के पूरे ट्रांसप्लांट सिर्फ इन 2 खंभों पे ही खड़ा है। पहले 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 20% मोर्टेलिटी के चांसेस रहते हैं। अगर पहला 1 साल अच्छा है तो फिर आने वाले 15-20 साल अच्छे निकलते हैं। तो यहाँ पे ओपीडी के अंदर एक सिस्टम बनाया है, हार्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर कोई भी पेशेंट आता है तो उसका डेटाबेस यहाँ मेंटेन किया जाता है। प्री ट्रांसप्लांट वालों का भी डेटाबेस मेंटेन किया जाता है कि कितने पेशेंट हमने देखे हैं, वो कहाँ से आए हैं, उनका ब्लड ग्रुप क्या था, उनको तकलीफ क्या थी, उनका एज क्या था। वो पेशेंट जो इनमें से जिनको ट्रांसप्लांट हमको करना है उनका भी पूरा डेटाबेस होता है कि उनके सब टेस्ट यहाँ पे कंप्यूटर में रिकॉर्डेड रहते हैं कि इसको क्या इन्वेस्टिगेशंस था। डे टू डे बेसिस के ऊपर रिसर्च चलता है। हमारे जितने भी डेटाज हैं वो सब यूएस के अंदर ISHLT करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट। वहाँ पे हमारे डेटा इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हैं, वहाँ पे हम फीड करते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल जर्नल्स में हमारे पेपर पब्लिश हुए हैं एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में हमने अपना डेटा और अपना रिजल्ट्स को प्रेजेंट किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंसेज में प्रेजेंट किया है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसप्लांट इज पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप एंड द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ इट। कोई भी पेशेंट हर एक डॉक्टर को ऐसा है कि वो इमोशनली अटैच होते ही है। इमोशनल अटैचमेंट इज फॉर एज ए पेशेंट, एज ए ट्रीटमेंट। देखो, प्रेम जो होता है ना, वो माँ का प्रेम अलग होता है, बेटे का अलग होता है, बाप का अलग होता है, पति पत्नी का अलग होता है, दोस्तों का अलग होता है। वैसा डॉक्टर और पेशेंट का भी एक रिश्ता जुड़ा जाता है, वो भी अलग अलग रिश्ता होता है। और इस रिश्ते में जब बच्चे आते हैं तो मुझे बाकी डॉक्टर मालूम नहीं, मगर मैं तो बहुत इमोशनल हूँ। यहाँ तक हुआ है कि हम उनको ये भी बताते हैं कि खर्चा किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि शुरू में कोई इतना खुलता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय जाता है तो उनको लगता है कि ये भी मेरी फैमिली का एक हिस्सा है। डे टू डे बेसिस पे जब आप फ़ोन करते हैं तो हम उनको बताते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है, ये ऐसा करना वैसा करना। हर एक ट्रांसप्लांट के बाद एक अनुभव था, हर बार अलग अलग था और अलग अलग चैलेंजेस थे। एक आदमी की जिगर से नहीं होता है, वो एक जिगर हर एक में चाहिए, वो एक जिगर 3-4 लोगों में, द की पीपल में वो चाहिए। हर एक आदमी उसकी जगह, उसका जो रोल है उसमें, वो उसका जो अभिमान है, वो ये प्रोग्राम ऐसा उठा के लेके जाता है। नहीं तो 72 होते ही नहीं। सितंबर का महीना चल रहा था। मेरी मम्मी जो है हॉस्पिटलाइज थी, उनको डेंगू हुआ था। तो उसी पीरियड में माधवी भी बीमार पड़ गई थी। तो मैं ज़्यादातर मम्मी के देखभाल में ही मतलब उसमें था और उसको टाइम नहीं दे पा रहा। तो एक बार क्या, मम्मी के जो डॉक्टर हैं तो उनको फॉलोअप के लिए लेके गया। तो मैंने क्या सोचा कि वो भी कार्डियोलॉजिस्ट है, तो माधवी का भी रिपोर्ट मैंने दिखा दिया। तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे कहा कि इसका एक पूरी करा। उन्होंने डायग्नोस किया कि उसको कार्डियोमायोपैथी। पहला पेन हुआ था यहाँ स्टार्ट में। उस दिन पता चला कि मुझे मेरा हार्ट पंपिंग कम हो चुका है। 12 बजे तक हम पीडियाट्रिक डॉक्टर जो होते हैं उनके पास ले गए थे।
तो उन्होंने चेक किया तो पता चला कि इसका हार्ट रेट काफ़ी हायर साइड में है, जो 180 अबव था। उस दिन हमें पता चला कि इसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करके कोई बीमारी का नाम है, जिसके अंदर हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाते हैं सारे। डॉक्टर बोलते हैं कि अभी आपका हार्ट इस तरह हो गया है कि वो ज़बरदस्ती चल रहा है, उसको चला रहे हो। मैंने उनसे पूछा इसका इलाज क्या है, बोलते हैं इसका इलाज कुछ नहीं, अपना ध्यान दो। और आखिर में मुझे डॉक्टर लोखंड वाला ने बोला था कि हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ट्रांसप्लांट कराना ज़रूरी है, तो कहते हैं अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो उन्होंने ट्रीटमेंट चालू कर दिया, जो भी उनका बेस्ट ट्रीटमेंट था किया। तो फिर मैं सोचा कि अब इनके हाथ में नहीं है, तो मैं सीधा और सब डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए निकल गया। तो मैं तुरंत अल्यूमिलिटी के पास निकल गया। तो पहली बार जब मैंने उसको देखा तो एक ऐसा फीलिंग आया कि अपना ही बच्चा है। इन्फेक्शन हुआ था, वायरल इन्फेक्शन हुआ था, 3-4 दिन बुखार रहा था, फिर वो वायरल इन्फेक्शन गैस्ट्रोएंटेराइटिस में कन्वर्ट हो गया था, पेट का इन्फेक्शन हुआ था। तो इस चीज़ के चलते वो लड़की 7-8 दिन से एक छोटे क्लिनिक के अंदर एंटीबायोटिक ले रही थी और उसको बुखार था। उस वजह से उसका हार्ट डैमेज हो गया था। तो इस चीज़ को उसको एक्सेप्ट करने में 2-4 दिन का समय लग गया। अक्टूबर 16 को हमने इसको बच्चे को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए फोर्टिस मुलुंड में रजिस्टर कराया। तो उनका मेरे साथ स्पेशली एक ऐसा रिलेशनशिप बन गया कि उसके फादर ने मुझे बोला कि आप ये समझ लो कि ये आपकी बेटी है और आपको जो डिसाइड करना है, जो ट्रीट करना है कर लो। हम भी नहीं चाहते थे कि एकदम से उसका ट्रांसप्लांट कर दें, क्योंकि वो इन्फेक्शन एकदम रिसेंट होके चुका था। तो एक लिवोसिमेंडान थेरेपी चलती है जिसके अंदर 48 आवर्स तक एक इंजेक्शन देना पड़ता है और उसके 6 से 7 साइकिल होते हैं। और यूएस में और यूके में कुछ एक ऐसे रिजल्ट्स थे जहाँ पे रिसेंट ऑनसेट वायरल मायोकार्डिटिस के पेशेंट्स उससे ट्रीट हुए हैं। तो हमने उसको एक ट्रायल देने का कोशिश किया, लेकिन तो उन्होंने पहले तो हार्ट ट्रांसप्लांट के तो नहीं बोला, उन्होंने बोला पहले ट्राई करते हैं कि हो सकता है कुछ हो जाए। तो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं मिला तो डॉक्टर ने भी बोल दिया अब इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। मुझे पता नहीं था कि हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोसेस क्या है, ये कैसे होगा, पॉसिबल है कि नहीं है। जब पेशेंट का दिल कमजोर होता है तो वो तो बदली करना ही है। दिल का वाल खराब हो गया तो हम वाल बदली करते हैं, दिल का पंप खराब हो गया तो हमें पंप बदली करना है, दिल का ब्लड वेसल चोकअप हो गया तो उसको बाईपास करना है। मगर अगर पूरा का पूरा दिल का पंप खराब हो गया तो फिर उसको पूरा का पूरा दिल बदलना ही जरूरी होता है। और इस हालत में उनकी फेफड़े, किडनी और लीवर ये भी खराब होने लगती है। और दुनिया में एक भी दवा नहीं है कि जो ये पंप को सुधारे, जो ये पंप को इम्प्रूव करे और मजबूत करे कि उसको हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत ना लगे। सर बोले कि आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, अगर जिंदगी चाहिए तो कुछ ना कुछ तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। उसकी बेटी की हालत काफ़ी ख़राब थी। ऐसे एक कंडीशन आ गया था कि एकोकार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो बोल रहे थे कि ये हार्ट कभी भी बंद पड़ सकता है। मुझे याद है कि एक बार मैं संडे को उसके साथ यहाँ पे आया था और 7 घंटे तक आईसीयू के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर, चाय के रूम में मैं उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ट्रांसप्लांट क्यों इंपॉर्टेंट है। और वो बार बार मुझसे पूछ रहा था कि अगर मैं ट्रांसप्लांट नहीं करूँगा तो मेरी बेटी मर जाएगी क्या। हॉस्पिटल के संतोष सोराटे सोशल वर्कर हैं जिन्होंने ऑपरेशन के पहले जो भी फाइनेंशियल का प्रॉब्लम था वो सॉल्व करने की काफ़ी हद तक कोशिश की। जो भी ऑर्गन फेलियर की जो भी बीमारी है वो कोई जात, कोई धर्म या गरीबी या अमीरी देख के नहीं आती। जो ऐसी बीमारी जिसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी होती है, बहुत सारी मेडिसिन लेनी होती है, ट्रांसप्लांट के लिए खर्चा है, उसके बाद ट्रांसप्लांट पोस्ट ऑपरेटिव लाइफ में लाइफ लॉन्ग उनको मेडिकेशंस लेना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें असेस करना और पेशेंट को मैक्सिमम हेल्प मिलवा के देना हर एक चैरिटी से, वो हमारा प्रोफाइल रहता है। हमें कुछ पता नहीं था, सिर्फ इतना पता था कि हाँ रजिस्टर कर देंगे और हम लोग फंड्स जो है अरेंज कर देंगे तो सारी चीज़ें हो जाएगी। बट जब पिक्चर सामने आया कि कम एज में ऑर्गन मिलना बहुत डिफिकल्ट है, खासकर इंडिया में। इसके पहले 4 कॉल के दौरान मैं जा चुका हूँ और जा चुका हूँ, एक रात एडमिट होकर वापस आ चुका हूँ क्योंकि पता चला वो हार्ट सही नहीं है। किसी का 47 ईयर्स था तो किसी का हार्ट मतलब स्मोकिंग की वजह से कुछ डैमेज था, ऐसे ऐसे करके ना। और किसी का हार्ट तो दूर था, वहाँ से दूर से लाने का खर्चा हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। हिंदुजा हॉस्पिटल में एक 6-7 साल का लड़का ब्रेन डेड है और वो हार्ट डोनेट करने के लिए उसकी फैमिली रेडी है और माधवी उसकी रेसिपिएंट होगी। तो जब मैंने उसके पिताजी को फ़ोन करके बताया, उसकी मम्मी को फ़ोन करके बताया कि आपकी बेटी के लिए हार्ट मिल गया, आप आ जाओ, आपको खुद को उस बच्चे को ट्रांसप्लांट ओटी में ले जाना, जबकि आपको खुद को पता है कि एक 20% चांस है कि वो पेशेंट वापस कभी आएगा ही नहीं। हमारे लिए वो पहला बच्चा था जिसका हम ट्रांसप्लांट कर रहे थे, तो अंदर से हमको भी थोड़ा सा एहसास था कि काफ़ी रिस्की हो सकता है। वहाँ जाने के बाद जब वो छोटे बच्चे का बॉडी को देखा तो
मेरा बच्चा भी उस समय 7-8 साल का ही था। वो दर्द एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फिर भी मुझे लगा कि इसकी मम्मी कैसे इतनी स्टोइक है, एंड वो बहुत स्ट्रांग थे। फैमिली बार बार पूछ रहे थे कि इसका हार्ट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, और आईसीयू में रहने के कारण उसका हार्ट थोड़ा सा वीक हो गया था। फिर हमने दवाई चालू की। दवाई चालू करने के बाद 1 घंटा वहाँ वेट किया। वेट करने के बाद वो हार्ट अच्छा हुआ। जब हम ओटी में लेके जाने लगे तो उसकी माँ ने एक ही बात बोला कि हार्ट जिसको भी मिलेगा उसको बोलना मेरे बच्चे का दिल बहुत अच्छा था। मुझे याद है उसने मुझे और सर को एक कोने में ले जाके यही बोला था, वापस वही शब्द बोले थे कि इस तरह से ऑपरेशन करना कि अपनी बेटी का ऑपरेशन कर रहे हो। जब हम वापस आए और उसके चेहरे पे और उसकी मम्मी के चेहरे पे जो खुशी थी वो अब तक मैं नहीं भूला। 3 साल हो गए हैं, काफ़ी बड़ी हो गई है, अच्छे पढ़ रही है, लिख रही है, तो खुशी होती है देख के कि जिस बच्चे को आपने एकदम डेथ बेड पे देखा हो और आज वो खेल कूद रही है, जो बिल्डिंग के 4-4, 5-5 माले भागते हुए चढ़ जाती है, साइकिल चलाती है, तो खुशी होती है। हम लोग सबसे ज़्यादा लकी हैं कि 10-15 दिन के अंदर ही हमको हार्ट का ZTCC द्वारा से कॉल आ गया। भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, जितने ज़्यादा भगवान को हम लोग ने देखा है वो है डॉक्टर अरविंद। उन्होंने ही हम लोगों के अंदर एक नई उमंग, नई आशा जगाई थी कि नहीं, आपकी बच्ची है और रहेगी। मुझे गिनने खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे जब होश आया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं सांस ले पा रहा हूँ। उस दिन से ये आज की बात है, तब से मैं बिल्कुल एकदम अच्छा हूँ। अच्छा लगता है। यू आर हैप्पी डूइंग दैट। वो जो फैमिली है सोमनाथ शाह की, दे आर गॉड टू अस। आई मीन दे गिव अस न्यू लाइफ। और बच्चे के लिए उसके नया जन्म उन्होंने दिया है। वो बड़ा डिसीजन लेके कि हाँ ऑर्गन डोनेट करना है, अदरवाइज उससे पता नहीं और कितना टाइम तक वेट करना पड़ता है या फिर ऑर्गन शायद मिलता भी नहीं है उसे। थैंक तो मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ, ध्यान और ध्यान के पूरी फैमिली को, जो हमारे लिए एक जीवन पर्यंत बहुत बड़ा दान कर रहे हैं। उनके लिए हम जीवन भर रेडी रहेंगे। एक बार हम उनसे मिले थे लेकिन हम लोग ने कोई बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि सामने से वो भी रो रही थी और मैं भी रो रही थी, क्योंकि जस्ट माधवी सब वेंटिलेटर पे थी और हम उसी वक्त माधवी को छोड़कर उनके श्रद्धांजलि के प्रोग्राम में गए हुए थे। तो हम लोग में कोई बात नहीं हुई थी, जो भी बातें हुई थी हम लोगों की आंखों से ही बातें हुई थी। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे सब लोग की मदद करनी है। हार्ट डोनर है, उनको दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मैं आज ये दिन देख रही हूँ कि मेरे हस्बैंड आज जिंदा है, उनकी वजह से। अनमय मूल्य के साथ बातचीत हो गई तो उन्होंने बताया कि ये ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो बाद में उसी दिन उसका रजिस्ट्रेशन और जो कुछ टीम वर्क के हिसाब से जो काम होता है, मतलब उसका कंट्रोल जो कुछ एंटीबायोटिक देते हैं वो सब उसी सेम डे से उन्होंने एक्शन लेके चालू किया। उन्होंने अच्छी तरह से पेशेंट को इसके बारे में किस तरीके से उसका विल पावर रेडी रहना चाहिए उसके बारे में लड़के को अच्छी तरह से गाइडेंस किया। और उनका जो एक्सपीरियंस है उससे हमारी, मेरे वाइफ की, उसके मामा की और पेशेंट की, तीनों को भी बहुत अच्छा लगा, ताकि हमारी भी एक विल पावर, क्योंकि हम लोग भी डर गए थे ये सब बताने के बाद। तो उन्होंने अच्छी तरह से हमको भी ट्रीट किया है, पेशेंट को भी ट्रीट किया, और एक जो है वो नीट एंड क्लीन उन्होंने समझाया था। मेरी बच्ची जो है अहंती, वो पेशेंट है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की। हमें हमेशा उस पर ये ध्यान रखना था कि ज़्यादा खेल तो नहीं रही है, ज़्यादा भाग तो नहीं रही है, एंड पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा पढ़ती थी। तो अभी वो स्कूल जाती नहीं है, घर में ही रहती है, खेलना कूदना सब बंद, घर के घर में घूमती फिरती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको खेलने का मन करता है, ये करता है, लेकिन वो लोग अपनी बीमारी की वजह से खेल नहीं पाते, अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते। मैं ठीक होने के बाद मुझे खेलना है और मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलना है। मैं स्कूल में जो ऐसे लगता है, और मुझे पानी कम पीना का है, मुझे वो ज़्यादा पीना है। मैंने इससे रिलेटेड एक सेमिनार भी अटेंड किया था ZTCC। मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने शुरू में ही कहा था
अंगदान ये बहुत ही अच्छा है और इसकी शुरुआत हम अगर देखें तो गणपति बापा से ही हुई है। उनका भी सिर नहीं था तो दूसरे का लिया है। इंडिया में वी आर ऑल वेरी वेरी रिलीजियस एंड पायस पर्सन एंड वी ऑल बिलीव इन डिफरेंट रिलीजन्स एंड ऑल ऑफ अस रिस्पेक्ट द रिलीजन्स। पर ये बात इम्पॉर्टेंट है जानना कि हमने अभी कई सारे मल्टी फेथ गुरुजी हो, पंडित हो, मौलाना हो, रबाई हो, उनके साथ बात की है, कॉन्फ्रेंसेस की है। उन्होंने भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स में बताया है कि ऑर्गन डोनेशन जो है हर धर्म में किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में किया जा रहा है, अमेरिका में किया जा रहा है, अफ्रीका में किया जा रहा है, इंडिया में किया जा रहा है। तो दुनिया भर में जो मेन रिलीजन्स है उन सब में इसकी मान्यता है। कोई भी जगह ऐसा नहीं बताया है कि ऑर्गन डोनेशन जो है वो नहीं करना चाहिए करके, ऐसा क्लियरली कहीं भी लिखा नहीं। कभी कभी दुख ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे भी पेशेंट्स के आड़े आए हैं जो कि डोनेशन के लिए ना बोलते हैं, पर अगर उनको ऑर्गन खुद को या खुद के फैमिली मेंबर को ऑर्गन की जरूरत पड़े तो दे आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है इसके बारे में कहीं ना कहीं हमको एजुकेशन और करना चाहिए और हमको ऐसा लगता है कि इसके बारे में सिर्फ बात करने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अगर हार्ट डोनेट कर दूं तो कहीं ना कहीं मेरी जो व्यक्ति आज मेरे पास नहीं है वो शायद मैं उसको लाइव देखूं, जीवित देखूं। हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद किसी और पेशेंट के रूप में मैं उसको जीवित देखूं तो उनके इमोशंस काफी अटैच होते हैं। एज अ पेरेंट हमने भी ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग भी अपने ऑर्गन्स डोनेट करेंगे ताकि वो किसी और की जिंदगी में सुधार ला सके। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कंपनी में अवेलेबल है, मार्केट में मिलती है, मॉल में जाके खरीद ले और इधर ऑपरेशन थिएटर में आके उसको बिठा दे। हार्ट ट्रांसप्लांट एक कैडावरिक हार्ट डोनेशन से ही होता है। आज लाखों पेशेंट ऐसे हैं जो कि ऑर्गन्स के बगैर हैं इस दुनिया में और उनको ऑर्गन्स की बहुत ज़रूरत है। किसी का हार्ट काम नहीं करना, किसी का लंग्स काम नहीं करना, किसी का लिवर नहीं, किसी का किडनी नहीं। लिवर और किडनी को तो फिर भी उनके सगे संबंधी जो है कभी कभी मैच मिल जाता है, डोनेशन हो जाता है। किसी किसी का नहीं भी हो पाता है। लंबी लंबी लिस्ट है, 40 हज़ार लोगों की हमारे पास ऐसी जानकारी है कि उनको ज़रूरत होगी। लिस्ट जो है वो 100, 200, 500 लोगों की लिस्ट बनी हुई है, हर स्टेट में बनी हुई है। और अगर हम लोग ये सत्कार्य में इसको अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ा पाए, इसको अगर हम लोग आगे नहीं प्रचलित कर पाए तो हमारी देशवासी जो है वो लैक ऑफ ऑर्गन्स की वजह से बेसिकली बच नहीं पाएंगे। आई थिंक दैट अवेयरनेस जो जागृति है, जन जागृति जो है वो और जोर से होनी चाहिए। ऐसी सेंसिटिव इमोशनल डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ होती है और इसके लिए मेरा कहना है कि अगर कोई ऑर्गन डोनेशन करता है उसकी वो आखिरी इच्छा है, विश है, विल है, तो उसके सबसे नेक्स्ट टू कीन जो बोलते हैं, स्पाउस हो या फादर हो, मदर हो, उनको ये बता के कि ये मेरी आखिरी इच्छा है तो उनको वो डिसीजन लेने में आसान हो जाए कि वो डॉक्टर को बता सकेंगे कि ये मेरी आखिरी इच्छा है, कर ले। अगर ये ऑर्गन डोनेशन बढ़ गया तो ही हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कोई पेशेंट्स हमें बच्चों का जो है ट्रांसप्लांट के बाद का वीडियोस वगैरह भेजते हैं कि ये बच्ची मेरी नाच रही है, मेरी बच्ची खेल रही है, तो वो देख के हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो एफर्ट्स लिए वो फैमिली के लिए, वो बच्चे के लिए वो सक्सेसफुल हुए हैं और वो सेटिस्फेक्शन के मुझे नहीं लगता उसको कोई या किसी भी चीज़ से हम लोग उसको मैच कर सकते हैं। आपको भगवान के ऊपर भरोसा है, विश्वास है, मेरा नहीं है। जो है उसके ऊपर विश्वास क्यों रखते हैं? ये टेबल है, इसके ऊपर विश्वास है तुम्हारा, वो है ना। जो भगवान है उसके ऊपर विश्वास मत रखो, वो है नहीं। इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। इतना मैंने ये ट्रांसप्लांट प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैंने भी ऑर्गन डोनेशन के बारे में इतना नहीं सोचा होगा, लेकिन आज के दिन में वो कोई ऑर्गन वेस्ट होता है तो सच्चे दिल से दुख होता है। मैं कहता हूँ ये अवयव दान नहीं है, ये हमारे प्रियकर को, हमारे प्रिय आदमी को, प्रियजन को जिंदा रखने के लिए कोई रूप में यहाँ दुनिया से कोई नहीं जाता, खत्म कुछ नहीं होता है, खाली उसका रहने का फॉर्म बदलता है। बाफ का पानी होता है, पानी का बर्फ होता है, मगर वैसा ही रहता है, इधर खत्म नहीं होता है। अगर जब मैं चिता में गया मेरे मृत्यु के बाद तो राख की फॉर्म में तो मैं उधर हूँ,
कहीं भी भारत के कौन से भी कोने में हर दिन एक ऑर्गन डोनर तो होना ही चाहिए, मगर आज उसकी बहुत कमी है, बहुत कमतरता है। वो सब ऑर्गन वेस्ट जाते हैं। इट्स लाइक अ नेशनल ट्रेजर। कोई फैमिली जब डोनेट करती है ऑर्गन, वो इतना दिल को छू जाती है कि एकदम यू फील, कभी कभी यू फील देयर इज सो मच मोर टू लाइफ देन व्हाट वी डू। इट्स इमेंस सेटिस्फैक्शन। मैं आपको शायद शब्दों में ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। सो एक ट्रांसप्लांट होने के बाद जब वो दिल व्हेन इट स्टार्ट्स बीटिंग, तो एवरीबडी एक साई ऑफ रिलीफ एंड आवर हार्ट्स आल्सो स्टार्ट बीटिंग। तब तक हमारे हार्ट एक होल्ड पे रहते हैं हम लोग सभी लोग, लेकिन जब वो हार्ट पंपिंग होना शुरू होता है, सो वी आर, इट्स अ बिग साई ऑफ रिलीफ फॉर ऑल ऑफ अस। इट्स अ बिग रिलीफ फॉर ऑल ऑफ अस। और एक धड़कन किसी के शरीर में जब शुरू होती है, एक लाइफ। जब देश का सबसे पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था 1968 में, दुनिया का सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट जो क्रिश्चियन बर्नर्ड ने किया था 1967 में, उसके चंद महीनों में हुआ था। लेकिन उसके पश्चात 50 साल तक बम्बई में या देश के इस कोने में एक भी हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था। सब लोगों को साथ में लेके ये चीज़ ट्रांसप्लांट कर दिखाना, ये कोई कर नहीं पाया था 50 सालों में। वो तो एक पहले कर दिया, तो सोचा एक कर दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। तो वो कंटिन्यू रखना और उसके बाद 70 तक पहुंचना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। उनकी लीडरशिप में ही ये हुआ है और उन्होंने कर दिखाया है, तो वो उनसे कोई छीन नहीं सकता है। और जो टीम को गठित करके रखने की क्षमता उनमें है, तो महेंद्र सिंह धोनी है वो भी। बूढ़े सर से ज़्यादा अच्छा आई डोंट थिंक कोई और हैंडल कर सकता है। There are a lot of smart people in the team, so to keep the smart people working together is a very very difficult job. जब तक मुझे पता है कि ये मैं नहीं करता, वो करवा लेता है, तब मुझे स्ट्रेस क्यों? जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा ये सब मैं करता हूँ, मुझे बिल्कुल स्ट्रेस आएगा। हमारे हाथ से, हमारे टीम से ये हुआ है, मैं मानता हूँ, मगर मैंने किया या हमने किया तो फिर स्ट्रेस मेरा और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मुझे स्ट्रेस नहीं। मेरे माँ ने उसकी स्किन डोनेशन दिया है, मेरे माँ ने उसका देहदान दिया है। वो आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में मैंने उसकी बॉडी लेके आया। मेरे मृत्यु के बाद भी मैं किसी के काम क्या हो, उसकी इच्छा थी। ये हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हमें शाबाशी मिली है, न्यूज़पेपर में नाम आया है। फिर भी इसके जो रियल हीरो जो है ना, वो देने वाले ऑर्गन डोनर्स और उनकी फैमिली। ये मेरी माँ ने कई कविताएं लिखी हैं, उसमें से ये उसकी मृत्यु के पहले की आखिरी कविता थी। और तभी उसने उसके अवयवदान और देहदान का वचन लिया था। आडात भरली घागर नीर अंतर बाहेर, काय तफावत तेथे दिसे या जन्मी अन पुढे तसे। वो कहना चाहती है, कुएं में बड़ी हुई घागर जैसा नीर पानी उसके अंदर भी रहता है, बाहर भी रहता है, वैसा ही परमेश्वर हमारे अंदर है, वो बाहर भी है। तो इस जन्म में जो है वो अगले जन्म में भी रहेगा। तो मैं ये देह से वो देह में जाऊं और मेरे अवयव गए तो उसमें मुझे कुछ डर नहीं है।